नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान। क्योंकि सीटेट की तैयारी जैसा कि हम कर रहे हैं, उसमें आपको भारतीय सामाजिक विज्ञान और राजनीति विज्ञान से संबंधित एक टॉपिक है भारतीय संविधान। इससे संबंधित 3-4 नंबर के क्वेश्चन तो मिल ही जाते हैं। आपको 60 नंबर का क्वेश्चन होता है सामाजिक विज्ञान का पेपर 2 में, और 30 नंबर का आपको पेपर 1 में दिखाई देगा। तो इन 60 नंबर में आपको कुछ ना कुछ ऐसे संविधान से संबंधित क्वेश्चंस को पूछ लेता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं, आज इसी को कवर करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों को न्यायिक समीक्षा के दायरे में लाता है? फ्रेंड्स, हम इन क्वेश्चंस की थोड़ी-थोड़ी व्याख्या करते चलेंगे, जिससे आपको अदर क्वेश्चंस को सॉल्व करना भी आसान हो जाए। ए अनुच्छेद 13, बी अनुच्छेद 12, सी अनुच्छेद 32, डी अनुच्छेद 226। अनुच्छेद 13 यह स्पष्ट करता है कि कोई भी कानून यदि मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है तो वह शून्य होगा, जिससे न्यायिक समीक्षा संभव होगी। ऑप्शन नंबर ए सही है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को न्यायालय द्वारा लागू न किए जाने का मुख्य कारण क्या है? ए, यह संविधान का भाग नहीं है। बी, इसमें अधिकारों की सूची नहीं है। सी, यह नीति वक्तव्य है। डी, यह विधि प्रावधान नीति वक्तव्य है, विधिक प्रावधान नहीं। डी, इसे संशोधित नहीं किया जा सकता। प्रस्तावना संविधान के उद्देश्यों को व्यक्त करती है, पर यह सीधे न्यायालय में लागू नहीं की जा सकती। ऑप्शन नंबर सी सही है। यह नीति वक्तव्य है, लेकिन विधिक प्रावधान नहीं है। संविधान एक जीवंत दस्तावेज है। यह कथन मुख्यतः किस सिद्धांत पर आधारित है? न्यायिक सक्रियता, बी संविधान संशोधन, सी संघीय व्यवस्था, डी शक्ति पृथक्करण। संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है उसे समय के अनुसार बदलने के योग्य बनाती है। यही कारण है कि इसको कहा जाता है कि संविधान एक जीवंत दस्तावेज है। निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं? तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता केवल भारतीय नागरिकों को दी गई है, बाकी विदेशी नागरिकों को यह स्वतंत्रता नहीं दी गई है। नीति निर्देशक तत्वों और मौलिक अधिकारों में टकराव की स्थिति में वर्तमान में किसे प्राथमिकता दी जाती है? तो फ्रेंड्स, न्यायालय के अनुसार मौलिक अधिकार सर्वोपरि है, फंडामेंटल राइट्स, परंतु दोनों में संतुलन आवश्यक है। ऑप्शन नंबर बी सही है, मौलिक अधिकार। संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा गया है? फ्रेंड्स, संविधान का अनुच्छेद जो 32 है, ये नागरिकों को मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, और यही जो अनुच्छेद है ये हमें सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 32। यही कारण है कि इस अनुच्छेद को हम संविधान की आत्मा कहते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान दीजिएगा, नहीं वाले क्वेश्चन जब पूछता है तो प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि हम हाँ वाले में लगा करके चले आते हैं। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता। तो ये गलत है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि राज्यसभा ये सही है, यही एक कथन सही है। बाकी लोकसभा स्थायी सदन है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि स्थायी सदन नहीं है। 5 साल के बाद इसका चुनाव होता है। और इसके बाद यहाँ नीचे सी वाला दिया है, राष्ट्रपति संसद का सदस्य होता है। तो नहीं, राष्ट्रपति संसद का सदस्य नहीं होता, परंतु संसद का एक पार्ट माना जाता है। संसद के किसी भी सदन का ये मेंबर नहीं होता है। प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य नहीं हो सकता है, तो ये गलत है। प्रधानमंत्री किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, और उसे मेजोरिटी जो पार्टी है जिसको बहुमत मिलता है वो चुन सकता है उसको अपने लीडर के रूप में। संविधान में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत किस देश से प्रेरित है? शक्ति पृथक्करण की जो अवधारणा है या पावर शेयरिंग की अवधारणा है, इसको अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारत के संविधान में संघीय व्यवस्था होते हुए भी एकात्मक झुकाव क्यों है? कारण यह है कि आपातकाल और में केंद्र के पास अधिक शक्तियां होती हैं। यही कारण है कि यहाँ पर एकात्मक झुकाव ज्यादा देखने को मिलता है, केंद्र के पास शक्तियां अधिक है। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो ये जो कर्तव्य हैं, 42वां संशोधन किया गया 1976 में, 1976 में संविधान का 42वां संशोधन किया गया। इसके द्वारा भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ दिया गया।
संविधान का कौन सा भाग आपातकालीन उपबंधों से संबंधित है? तो संविधान का जो भाग 18 है, वो 3 प्रकार के आपातकाल का इसमें वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही है। एकल नागरिकता का प्रमुख परिणाम क्या है? एकल नागरिकता भारत की राष्ट्रीय एकता को मजबूत करती है। ऑप्शन नंबर बी सही है। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किससे ली गई है? तो ये संविधान में जो अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन में, ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रेरित है। निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार आपातकाल में भी समाप्त नहीं किया जा सकता? तो अनुच्छेद 20 से लेकर 21, 20 और 21, 20 से लेकर 21 नहीं, 20 और 21, ये दोनों आपातकाल में भी प्रभावी रहते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। 20 और 21 दो होते हैं जो कि आपातकाल, 21 यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, 20 केवल दिया है जो आपातकाल में प्रभावी रहता है। फ्रेंड्स, अनुच्छेद 20 और 21 थोड़े लंबे हैं, मैं बाद में इसकी व्याख्या किसी और आपको वीडियो में करूंगी, लेकिन यहाँ पर आप इतना जान लें कि आपातकाल में 20 और 21 को निरस्त, अनुच्छेद 20 और 21 को निरस्त नहीं किया जा सकता और ये फंडामेंटल राइट्स से संबंधित है, जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। संसद की वित्तीय शक्तियों का स्रोत कौन सा सदन है? ए राज्यसभा, बी लोकसभा, सी राष्ट्रपति, डी वित्त आयोग। तो धन विधेयक को केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है और किसी सदन में इसको प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? तो संसद के सत्र न होने की स्थिति में राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकता है। निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार मूल भारतीय संविधान में शामिल था लेकिन अब मौलिक अधिकार नहीं है? ए समानता का अधिकार, बी स्वतंत्रता का अधिकार, सी संपत्ति का अधिकार, डी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। मूल संविधान 1950 में इसमें संपत्ति का अधिकार शामिल था मौलिक अधिकार के रूप में, लेकिन 44वें संविधान संशोधन जो कि 1978 में हुआ, 1978 में, और इसमें इसको संविधान में संशोधन करके इसको हटा दिया गया। अब यह अनुच्छेद 300 ए के अंतर्गत केवल एक संवैधानिक अधिकार है। ऑप्शन नंबर सी सही है। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का संबंध किससे है? ए मौलिक अधिकार, बी संविधान संशोधन की सीमा, सी आपातकाल, डी न्यायिक सक्रियता। मूल ढांचा सिद्धांत संसद की संशोधन शक्ति पर सीमा निर्धारित करता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। संविधान संशोधन की सीमा, इसका संबंध संविधान संशोधन की सीमा से है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? तो राज्य में संवैधानिक विफलता जब हो जाती है तो ऐसी स्थिति में 356 अनुच्छेद 356 जो है इसके अंतर्गत उस प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा अमेरिका के संविधान से ली गई है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? ए प्रस्तावना को संशोधित नहीं किया जा सकता, बी प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, सी प्रस्तावना संविधान का भाग है और संशोधित किया जा सकता है, डी प्रस्तावना केवल राजनीतिक घोषणा है। तो केशवानंद भारती के मामले में प्रस्तावना को संविधान का एक भाग मांगा गया। ये एक केस है केशवानंद भारती का, जिसको नजीर के रूप में लिया जाता है और इसमें प्रस्तावना का संविधान का एक पार्ट माना गया है। ऑप्शन नंबर सी सही है। संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? हम बार बार मौलिक कर्तव्यों की बात करते हैं, तो ये किस भाग में दिया गया है? तो भाग 4A में दिया गया है मौलिक कर्तव्य। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। भारत में संघीय व्यवस्था को मजबूत करने वाले तत्व कौन सा है? करने वाला तत्व कौन सा है? तो स्वतंत्र न्यायपालिका संघ और राज्यों के बीच संतुलन बनाए रखती है। यही हमारा संघीय व्यवस्था को मजबूत करने वाला तत्व है। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के जो सदस्य होते हैं, मेंबर्स, वही करते हैं।
संविधान का अनुच्छेद 76 76 किस पद से संबंधित है? तो जो 76 है ये भारत के अटॉर्नी जनरल से संबंधित है। इसकी नियुक्ति इसी अनुच्छेद में दिए गए नियमों के हिसाब से होती है। भारत में वित्त आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? तो आर्टिकल 280 280 के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन होता है। निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत शामिल है? तो 3 तरह की सूची दी गई है जिसमें अलग-अलग टॉपिक्स हैं, राज्य सूची और समवर्ती सूची और केंद्र सूची। तो समवर्ती सूची से संबंधित जो भी टॉपिक्स हैं, उस पर कानून राज्य और केंद्र दोनों मिलकर के बनाते हैं। 42वें संशोधन के बाद शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल कर लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही है। समवर्ती सूची में शिक्षा शामिल है। बाकी पुलिस, कृषि और बैंकिंग, ये जो पुलिस जो है ये राज्य सूची से संबंधित है, कृषि भी राज्य सूची से, और बैंकिंग व्यवस्था जो है ये केंद्र सूची से संबंधित है। तो आप ध्यान रखिएगा, मैंने सबकी व्याख्या कर दी है एक साथ। संविधान का अनुच्छेद 148 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 148 कैग से संबंधित है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही है। अब आप सोच रहे होंगे ये कंट्रोलर क्या है?